Jai Hind students, very good afternoon. This is class number 3 of Sale of Goods Act. क्लास नंबर 2 क्या बात कर रहे हो? कल ही शुरू किए थे और इतना कुछ पढ़ लिए थे। ओ अच्छा, एक क्लास, आज दूसरी ही क्लास है। इससे पहले मात्र एक क्लास हुई है, लेकिन उसमें हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर में सबसे पहले कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पहले पार्ट था, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया, इसको सेपरेट कर दिया गया था। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अर्लियर वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड हम लोगों ने सीखा बायर का मतलब अ पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय, सेलर का मतलब अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल, गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than actionable claim and money. It includes stocks and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of land, but which are agreed to be severed before the contract of sale or under the contract of sale. Existing goods जो बेचते वक्त in existence थे, future goods जो कि बेचते वक्त in existence नहीं थे, contingent goods ऐसे goods जिनका सेलर के पास एक्विजिशन डिपेंड करेगा अपॉन अ सर्टेन कंडीशन। इट इज अनसर्टेन कि सेलर भी उसको एक्वायर कर पाएगा कि नहीं। अगर सेलर एक्वायर कर लेगा तब तो सेल होगा, नहीं तो नहीं होगा। डिलीवरी के अंदर व्हेन द पोजीशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, एक्चुअल डिलीवरी फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर होता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, इट इज डिलीवरी बाय अटॉनमेंट या एक्नॉलेजमेंट। Symbolic delivery, delivery of a thing or a token in form of the goods. इसके अंदर में जनरली क्या डिलीवर किया जाता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इंडिकेट करता है टाइटल ऑफ द गुड्स मेंशन्ड इन इट। जिसके पास भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा वो उसका ओनर बन जाएगा। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इंडिकेट करता है कि किसके नाम पे है, इसको ट्रांसफर करने से सामने वाला इसका ओनर नहीं बनता। Mercantile agent is an agent who has the authority to sell, consign, buy goods या raise money on the security of goods. Property का मतलब होता है ownership. इसको अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई भी राइट आप अपने पास रिटेन नहीं करेंगे। Insolvent when a person is unable to pay his debts in the ordinary course of business. Price का मतलब होता है money consideration. अब हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में सेल और हायर परचेज में क्या अंतर होता है। कहाँ गया? ये रहा। सेल और हायर परचेज में क्या अंतर होता है, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, असरटेनमेंट ऑफ प्राइस कैसे करके किया जाएगा, कंडीशन और वारंटी इन दोनों में क्या अंतर होता है, व्हाट इज़ अ कंडीशन, व्हाट इज़ अ वारंटी, और क्या एक्सप्रेस कंडीशंस होते हैं और क्या एक्सप्रेस या क्या इम्प्लाइड कंडीशंस होते हैं और क्या इम्प्लाइड वारंटीज होती हैं। बस इतना तक हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। पढ़ाएंगे। कंसाइन का मतलब होता है जैसे हम लोग किसी को गुड्स दे रहे हैं एज एन एजेंट टू सेल ऑन माय बिहाफ, तो उसको हम लोग कहते हैं हमने कंसाइन किया। कंसाइन करने का एक मतलब होता है ट्रांसफर करना, बेचना नहीं, ट्रांसफर करना। ठीक है, ओके। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। सेल के अंदर में क्या होता है कि हम लोग एक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। कौन ट्रांसफर करता है? किसके पास? सेलर ट्रांसफर करेगा ओनरशिप बायर के पास। हायर परचेज में क्या होता है ये समझो। जैसे मान लीजिए आपने मेरे से कोई एक असेट लिया, ठीक है, कोई से फॉर एग्जांपल कार परचेज किया आपने जो कि 10 लाख रुपए की थी। आपने कहा कि हर महीने हम आपको 1-1 लाख रुपए देंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन अगर तुम कार के मालिक हो जाओगे तो क्या पता तुम बाद में देने से इनकार करो, नाटक करो, हम देंगे नहीं देंगे पैसा। तो इससे अच्छा एक और अग्रीमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम आपको कार दे देंगे, यूज़ करो, चलाओ, लेकिन आप 9 महीने तक मेरे को उसका किराया दोगे 1-1 लाख रुपया, और मेरे कॉन्ट्रैक्ट के तहत जैसे ही आप 10वां महीने का वो किराया दोगे 1 लाख रुपया, वो कार आपकी हो जाएगी। अच्छा,
आमतौर पे आपने कभी सुना ईएमआई पे कुछ खरीदा, इंस्टॉलमेंट पे खरीदा, उसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम आज के समय में देखने को कम ही मिलता है, लेकिन ये पहले का एक सिस्टम था। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, फिर से सुनिए। अंडर द हायर परचेज सिस्टम एक होगा हायर वेंडर, एक होगा हायर परचेजर। तो जो वेंडर है यानी जो सेलर है वो गुड्स देगा परचेजर को और कहेगा कि भाई ये लो रखो, आप मेरे को इसका मान लो अगर 10 किश्त बनती है तो 9 महीने तक जो दोगे आप मेरे को, उसको हम कहेंगे रेंट। हायर करने का मतलब होता है रेंट पर लेना, किराए पर लेना। और जो 10वें महीने जब आप मेरे को दोगे तब उसकी परचेज कंप्लीट होगी। तो सर इसमें और इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या अंतर होता है? जब आप कोई चीज़ ईएमआई पे लेते हो तो आप इमीडिएटली उसके मालिक बन जाते हो, है कि नहीं? आप केवल उसकी ईएमआई भर रहे होते हो। तो क्या होता है उसके अंदर में एक आउटसाइड पार्टी जनरली आपको लोन देती है, थर्ड पार्टी से आप एक लोन लेते हो और फिर वो लोन लेकर के आप खरीदते हो, लेकिन आप उस असेट के इमीडिएटली मालिक बन गए। यहाँ पर आप उस असेट के मालिक नहीं बनते। आप उस असेट के मालिक कब बनोगे? जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट दोगे। जब आप, तो अभी फिलहाल हायर है 9 इंस्टॉलमेंट तक, जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो वो परचेज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसलिए इसका नाम क्या है? हायर परचेज। बायर, हाँ बायर उस एसेट को यूज करेगा, वो उसके पास में आ गया, आप चलाओ उस कार को, रखो, जो भी करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी ओनरशिप अभी फिलहाल सेलर के पास ही रहेगी। जैसे कुछ किराए पे देते हैं अगर कोई सामान, तो मालिक तो एक जो देने वाला होता है वही रहता है, बस सामने वाले के पास उसको राइट टू यूज चला जाता है। ऐसे ही ना होता है? तो वैसी ही चीज़ हायर परचेज में भी है, बस इसमें परचेजिंग यानी वो जो सेल है वो कब होगा? आखिरी इंस्टॉलमेंट देने पर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या? ओनरशिप। तो सेल के केस में इमीडिएटली हो जाती है, हायर परचेज में कब होगी? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। यहां पर बायर ओनर बन जाता है, लेकिन यहां पे बायर ओनर नहीं बनता है। क्या बनता है? बेली। बेली मतलब कौन? जब आप किसी असेट के मालिक ना हो, आपके पास केवल वो रखा गया है और आपके पास जिम्मेदारी है कि आपको उसे संभाल करके रखना है, तो उसको कहते हैं बेली। क्या कहते हैं उसको? बेली। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा? बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। किसमें बताओ? सेल में। बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, वो टर्मिनेट नहीं कर सकता है, वो ये नहीं कह सकता है कि हमको ये सेल मंजूर नहीं है। हायर परचेज में बायर या हायर परचेजर कैन टर्मिनेट। वो कह सकता है 4 बार किराया देने के बाद कि अब हमको इसका आगे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो हायर परचेज के अंदर में वो टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन सेल के अंदर में वो टर्मिनेट नहीं कर सकता। आपको समझ में आया कैसे? ये वाला पॉइंट समझ में आया? नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे गुड हायर परचेज पे लिया, हमने आपसे ट्रक लिया हायर परचेज पे, हमने कहा साल भर में तुमको से फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए चाहिए, हम साल भर में तुमको देंगे, 11 महीने की रेंट रहेगा और 12वां जब देंगे तो आप मेरे को उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है ये बात? यानी 11 महीने तक हम उसके एक तरीके से किराएदार रहेंगे और 12वां जब देंगे तो उसके मालिक बन जाएंगे। ठीक ऐसे ही होगा। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? 12वां इंस्टॉलमेंट देने के बाद। अब समझना, अगर 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद मेरे को मन करता है कैंसिल करने का कि मेरे को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम आगे नहीं देंगे। अब हम आगे नहीं देंगे इंस्टॉलमेंट, तो वो क्या करेगा? वो अपना असेट वापस ले जाएगा, उसका मालिक है वो ले जाएगा वापस। वो जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है कि नहीं तुमको किराया देना ही पड़ेगा। हम नहीं देंगे, आगे नहीं दे सकते हैं, बात खत्म। हाँ, जो दे चुके हैं अब वो रिकवर नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन आगे अगर हम चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। हम पूरा 12वें इंस्टॉलमेंट तक नहीं जाएंगे। तो बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता है किसमें? बाय और नहीं, बायर कैन नॉट टर्मिनेट किसमें? सेल में। यहां पे बायर या हर परचेजर कैन टर्मिनेट। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, द बायर कैन पास अ बोनाफाइड टाइटल। अगर आपने कोई एसेट खरीदा, आप उसे किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। यस, किसी और को बेच सकते हैं।
लेकिन हायर परचेज में अभी आपने खुद भी नहीं खरीदा है, अभी हायर परचेज में आपने खुद नहीं खरीदा है, अभी आप खरीदोगे जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दोगे। तो यहां पे हायर परचेजर कैन नॉट पास अ बोनाफाइड टाइटल। बोनाफाइड टाइटल का मतलब क्या होता है सर? ट्रू टाइटल। धोखे में तो किसी को भी बेच सकते हो, एक्चुअली उसको बेच पाओगे क्या? नहीं, एक्चुअली नहीं बेच पाओगे। सेल में तो सेल है, लेकिन यहां पे हायर परचेज में क्या है? बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पार्टी होती है, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। एक होता है बेलर और एक होता है बेली। तो बेलमेंट के अंदर में बेलर केवल बेली को असेट देता है कि लो इसको यूज करो, इसके मालिक नहीं हो तुम। तो ये एक प्रकार का बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हायर परचेज। लेकिन सेल क्या हुआ? एक्चुअल सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यहां पे प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, यहां पे प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर्ड। रिटर्न ऑफ गुड्स यहां पे पॉसिबल नहीं है, यहां पे पॉसिबल है। ये नेसेसरी है कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो, ये नेसेसरी है कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ मनी हो ऐसा नेसेसरी नहीं। ठीक है, यानी इसका मतलब इट मे बी क्या? ग्रेच्युटोस। ये बिना मनी के भी हो सकता है। ये डिफरेंस था बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। बोलिए, क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर थे? क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर है बिटवीन सेल एंड हायर परचेज? पक्का? कोई डाउट नहीं है? ओके। बोनाफाइड का मतलब होता है इन ट्रू सेंस या फिर इन गुड फेथ। अब इन गुड फेथ का मतलब क्या? जैसे मैंने आपसे कहा, देखो आपके पास अगर कुछ गिरवी रखा हुआ है, आप उसके मालिक तो बन नहीं गए, अब आप उसे किसी और को धोखे में बेच सकते हो क्योंकि आपके पास रखा हुआ है, लेकिन असल में तो आपका है नहीं ना। कोई चोरी से तो ताजमहल भी बेच सकता है, लेकिन वो बोनाफाइड सेल नहीं है ना। सही इंटेंशन से नहीं है, गलत इंटेंशन से है या धोखे से है। इसको हम लोग कहते हैं, बोनाफाइड का एक उल्टा होता है मालाफाइड। हमारा मालाफाइड इंटेंशन है, मतलब गलत इंटेंशन है। बोनाफाइड मतलब ट्रू इंटेंशन, गुड इंटेंशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन ऑफर टू बाय या सेल गुड्स। देयर मस्ट बी एन ऑफर टू बाय या सेल गुड्स। अब ये बहुत ही बढ़िया है। देयर मस्ट बी एन ऑफर टू बाय या सेल गुड्स। सेल तभी होगा जब एक ऑफर हो। अगर आपने ऑफर ही नहीं किया है तो फिर उसको सेल नहीं माना जाएगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि आपने कोई गुड्स कंज्यूम कर लिया या आपने कोई गुड्स तोड़ दिया, भाई आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आपने उसका पैसा दिया, लेकिन आप उसे सेल नहीं कहेंगे, आप उसे कंपेंसेशन कहेंगे, भरपाई कहेंगे। सेल कब कहते हैं? सेल तब कहते हैं जब एक ऑफर था टू बाय या ऑफर है टू सेल। इट इज एसेंशियल, देयर शुड बी एन ऑफर टू बाय या सेल एंड इट मस्ट बी एन ऑफर फॉर अ प्राइस। यानी अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप मेरे से लैपटॉप ले लो और हमको अपनी बाइक दे दो, तो दिस इज नॉट अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। सेल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? प्राइस के टर्म्स में होना चाहिए। हम आपसे कहेंगे अपनी बाइक दे दो फॉर ₹50,000, हमसे लैपटॉप ले लो फॉर ₹40,000 और 10,000 रुपये और हमसे कैश ले लो, तो फिर ये मनी के टर्म्स में है या नहीं है? है। तो मनी के टर्म्स में होना जरूरी है। अगर एक्सचेंज कर रहे हैं केवल एक्सचेंज कर रहे हैं बार्टर सिस्टम जैसा, तो क्या वो सेल के डेफिनेशन में आएगा? नहीं, वो सेल के डेफिनेशन में नहीं आएगा। इट मस्ट बी फॉर अ प्राइस। सच ऑफर मस्ट बी क्या? इस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टाइटल ऑफ गुड्स शुड पास इमीडिएटली। अच्छा, जैसे भी हम लोगों ने हायर परचेज में पढ़ा, क्या इमीडिएटली टाइटल ट्रांसफर हो रहा था? कब हो रहा था? आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, है ना। प्राइस कैन बी पेड इमीडिएटली। प्राइस हो सकता है आप आज दो या बाद में दो। जैसे इंस्टॉलमेंट परचेज होता है तो वो सेल होता है, क्योंकि भले आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो लेकिन मालिक तो आज ही बन गए।
मैंने घर लिया इंस्टॉलमेंट पे, मालिक तो आज ही बन गए, बस उसकी इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, किस्तें भर रहे हैं। समझ गए बात? हायर परचेज में अंतर है। हायर परचेज में आप पहले रेंट दे रहे हैं, बाद में जाकर के उसके मालिक बनेंगे। समझ गए? तो हायर परचेज आपको देखने को मिलता नहीं है। अधिकतर जो हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, इंस्टॉलमेंट परचेज। आप गए, आपने कुछ ईएमआई पे लिया, तो आप उसके मालिक बन गए तुरंत। दैट इज नॉट हायर परचेज। हम लोग देखते ही नहीं है हायर परचेज। हायर परचेज जैसा लेकिन एक सिस्टम भी होता है। कुछ बहुत बड़े कमर्शियल ट्रांजेक्शन या पुराने समय का हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट था, आज के समय में कम ही होता है। हाँ, नहीं, अगर आप ईएमआई पे गए, मोबाइल ले लिए, खैर उसमें तो नहीं लिखा रहता, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि वो गिरवी रखा हो। अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी हो, जैसे से फॉर एग्जांपल आपने कुछ गिरवी रख करके लिया, जैसे मान लीजिए आपने कोई घर लिया गिरवी रख करके उसी घर को, तो वो ये रहेगा कि हाँ दिस प्रॉपर्टी इज हाइपोथिकेटेड, यानी ये गिरवी है सामने वाले पर्सन के पास, मालिक तो आप बन गए उसके तुरंत। ठीक है? तो आप ईएमआई पे कुछ भी लीजिए, आप उसकी इमीडिएटली मालिक बन जाएंगे। ठीक, बस आपके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, एक लोन। और बहुत ज़्यादा अगर कोई बड़ा असेट होगा तो वो असेट गिरवी रख लिया जाएगा जिसने आपको लोन दिया है उसके पास। समझ गए? क्लियर है ये बात? हाँ, ओनरशिप तो जो जिसने घर खरीदा है। हाँ, जैसे मान लीजिए आज हम जाते हैं और एक मोबाइल ईएमआई पे ले लेते हैं 60,000 रुपये का। 3-3 हज़ार रुपये की ईएमआई मेरे को भरनी है 20 महीने तक। हम इमीडिएटली, भले 0 डाउन पेमेंट पे ले, इमीडिएटली हम उस मोबाइल के मालिक बन गए। बस मेरे ऊपर एक कर्ज चढ़ गया 60,000 का। समझ गए बात को? तो ये होता है ईएमआई का सिस्टम। हायर परचेज में अगर यही चीज़ होती तो क्या होता कि हम 19 महीने तक उसका रेंट दे रहे हैं, और जब आखिरी रेंट देंगे 20वां, तब जाकर के उसकी ओनरशिप मेरे को ट्रांसफ़र होगी। ठीक है? ये होता है हायर परचेज का सिस्टम। हाँ, आप उसे बेच सकती हैं, लेकिन वही होता है कि जब कोई बड़ा असेट होता है और अगर आप ईएमआई पे लेते हैं तो जनरली उसके ऊपर में फिर आपको ऐसे बेचने की परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि एक तरीके से वो असेट हाइपोथिकेट या गिरवी रखा जाता है। हायर परचेज में हम सेलर हैं, आपने हमसे हायर परचेज पे लिया, तो आप इसकी मालिक बन गई क्या? तो किसके पास ओनरशिप है? जिसका था उसी के पास है। हायर वेंडर कह सकते हैं। हाँ, आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट वो आपके पास जाएगा। ठीक है? क्लियर है सबको? अच्छा, इफ अ गुड इज डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। यानी जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, मान लीजिए हम और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम आपको एक टीवी बेचेंगे, वो टीवी मेरे गोडाउन पे रखी हुई है, बट अननोन टू मी एंड टू यू वो टीवी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, टूट चुकी थी, जो भी था, तो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम क्या? वॉइड। ये नहीं कहेंगे अरे हमने तो तुमको बेच दिया था, अब देख लो भाई तुम्हारी टीवी टूटी पड़ी हुई है तो हम क्या करें। नहीं, हमको भी नहीं पता था, तुमको भी नहीं पता था, टीवी टूटी हुई थी। इफ इट वॉज डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। If the good is destroyed after the contract of sale, then the loss will be borne by the BORNE होता है, borne, यानी कौन इसको भरपाई करेगा? बायर। अगर खरीदने के बाद टूटी तो बायर, खरीदने से पहले ही टूट चुकी थी, हाँ सेलर कह सकते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। If the good is destroyed after the agreement to sell but before contract of sale, then the seller will bear loss of goods। देखो, एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। हमने आपसे कहा था ये टीवी हम आपको अगले हफ्ते बेच देंगे, 50,000 रुपए की टीवी थी, हमने आपसे कहा था अगले महीने हम आपको बेचेंगे। इसका हमने अग्रीमेंट टू सेल किया था। क्या किया था? 1 महीने बाद बेचने वाले थे, 1 हफ्ते बाद ही खराब हो गई, तो इसका नुकसान कौन झेलेगा? सेलर या बायर? सेलर, क्योंकि अभी तक उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अच्छा, जनरली क्या होता है, जो उसका मालिक है वही उसकी भरपाई करेगा ना।
अगर सेल कर दिए होते तो फिर उसका मालिक बायर बन जाता, तो वो उसकी भरपाई करता, लेकिन अभी तो सेल किए नहीं है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सेलर। तो बताओ, इफ गुड इज डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द कॉन्ट्रैक्ट इज void. इफ इट इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, buyer will bear the loss. If the good is destroyed after the agreement to sell but before contract of sale, seller will bear the loss. Clear है ये बात? Everybody in the live section please confirm. Next क्या है? Ascertainment of price. The price of a good is fixed by the contract or the manner to fix the price must be determined in the contract. यानी क्या प्राइस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि भाई ये गुड इतने रुपए का है, यही ना होगा? जो भी प्राइस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होगा कि ये गुड इतने रुपए का है. इफ द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड एज अबव, अगर प्राइस फिक्स नहीं है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि भाई हम आपको बेचेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम आपको डायमंड्स बना करके बेचेंगे. अब हो सकता है कि डायमंड बना करके बेचें, बट डायमंड में उसकी वैल्यूएशन करना पड़े, क्योंकि हो सकता है किस क्वालिटी का डायमंड बनाए, कैसा बनाए, कैसी उसकी पॉलिशिंग है, उसके ऊपर कारीगरी कैसी है. लेकिन ये हो गया कि हम आपको डायमंड बेचेंगे, उसका प्राइस हमने कहा कि अभी फ़िलहाल फिक्स नहीं. तो अगर अभी फिक्स नहीं है तो उसका मैनर बताओ, कैसे जा करके फिक्स करोगे? कुछ तो होगा, कोई तो तरीका होगा. हमारे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम आपको 10 डायमंड बेचेंगे ऑफ अ पर्टिकुलर साइज, टू बी प्राइस एट द प्राइस टू बी डिटरमाइंड लेटर. बट हाउ विल यू डिटरमाइन द प्राइस? कैसे बताओगे प्राइस? तो हम लोगों ने कहा कि देखो भाई, एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर बुलाएंगे हम लोग. वैल्यूअर मतलब जो उसकी वैल्यूएशन करके निकालेगा. एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हम लोग बुलाएंगे और वो वैल्यू करके मेरे को बताएगा कि ये डायमंड कितने रुपए का है. वो मेरे को वैल्यू करके बताएगा कि डायमंड कितने रुपए का. The price of good is fixed by the contract or the manner to fix the price must be determined in the price of good is fixed by the contract or the manner to fix the price must be determined in the contract. If the price is not fixed as above, अगर प्राइस फिक्स नहीं है तो फिर बायर विल पे अ, या तो प्राइस फिक्स कर दो या तो माइनर फिक्स कर दो. और अगर दोनों ही फिक्स नहीं है तो फिर बायर हैज टू पे अ रीजनेबल प्राइस. इफ इट इज अग्रीड बिटवीन पार्टीज टू सेल एट अ वैल्यू डिसाइडेड बाय द थर्ड पार्टी, देन द गुड्स मस्ट बी सोल्ड एट द प्राइस डिसाइडेड बाय द थर्ड पार्टी. लेकिन अगर थर्ड पार्टी कह दे कि नहीं भाई हमसे तो वैल्यूएशन नहीं हो रही, हम नहीं बता पाएंगे कितने रुपए का है, तो फिर बायर सिंपली क्या दे दे? रीजनेबल प्राइस दे दे. सर रीजनेबल प्राइस मतलब क्या? बायर कहेगा कि अरे लाखों का सामान है, मेरे हिसाब से तो 20 रुपये ठीक है, चलो अच्छा ना मेरा ना तुम्हारा 1000 रुपये ले लो. वो है सामान 1 लाख रुपए का, वो कह रहा है हाँ मेरे हिसाब से रीजनेबल है, लिखा है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में रीजनेबल, मेरे हिसाब से रीजनेबल है. तो बताओ चल जाएगा? तो रीजनेबल प्राइस कौन बताएगा? रीजनेबल प्राइस कौन बताएगा? हाँ सेलर बताएगा. वो कहेगा कि नहीं 5 लाख रुपए रीजनेबल प्राइस है. मार्केट में देखा जाएगा. लेकिन अब हाँ थर्ड पार्टी तो पहले हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि हमसे नहीं चलाएगा. हाँ बेसिकली ये सब समझो, ये सब कॉन्ट्रैक्ट है. मामला जाएगा कोर्ट में, अगर विवाद नहीं सुलझा तो कोर्ट में जाएगा. फिर जज साहब बताएंगे कि ये रीजनेबल है या नहीं. ऑब्वियसली वो ये बताते वक्त देखेंगे मार्केट में क्या दाम है, किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को बुला लेंगे कि भाई तुम बताओ साहब क्या दाम है इसका. लेकिन ये सब अगर कुछ होता है, रीजनेबल अगर शब्द कहीं पे लिखा रहता है तो रीजनेबल या तो पार्टी आपस में अग्री कर जाए या तो फिर किसकी सहायता लेंगे? कोर्ट की. ये अभी तक हम लोगों ने सीखा सेल, हायर परचेज, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड असरटेनमेंट ऑफ प्राइस. क्या यहां तक की बातें क्लियर थी? पक्का? नेक्स्ट अगला टॉपिक है कंडीशन एंड वारंटी.
चलो अभी आपने हाल ही में ऐसा कोई सामान कोई भी गुड खरीदो किसी भी दुकान से, बताओ एग्जाम्पल के तौर पे। लैपटॉप खरीदा है अभी हाल ही में। चलिए साहब ने अभी लैपटॉप खरीदा है हाल ही में, ठीक है। तो आप गए तो लैपटॉप वाले से आपने क्या कहा, कौन सा लैपटॉप चाहिए? कोई चूज करके गए थे पहले से, कौन सा लैपटॉप था? आइडियल पैड स्लिम 3। तो इन्होंने आइडियल पैड स्लिम 3 लैपटॉप चूज़ किया। गए, इन्होंने बताया कि भाई 14 इंच की स्क्रीन, 15.6, 14 इंच की स्क्रीन वाला आइडियल पैड स्लिम 3 लैपटॉप मेरे को चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन वाला। वो कहता है ठीक है। वो लैपटॉप लेकर के आता है, उसको बढ़िया से बैकपैक में कर के दे देता है, और जैसे ही ओपन करके देखते हैं वो देखते हैं ये तो आइडियल पैड स्लिम 3 नहीं, ये तो कोई दूसरा मॉडल है। चलेगा क्या? आपको चल जाएगा? नहीं। अच्छा, आप उसको जाके रिटर्न कर सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली जाके रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब उस गुड को खरीद रहे थे तो आपकी एक शर्त थी कि वो आइडियल पैड स्लिम 3 लैपटॉप ही होना चाहिए 14 इंच स्क्रीन वाला। यस और नो? दैट इज अ कंडीशन, दैट इज अ कंडीशन। या अब देखो दूसरी चीज़ क्या हुई। अब दूसरी बात, उसने आइडियल पैड स्लिम 3 लैपटॉप आपको दिया 14 इंच की स्क्रीन वाला, लेकिन उसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी नहीं है। तो आप वापस जाएंगे उस दुकान वाले के पास, है कि नहीं? उसका बैटरी बैकअप बहुत ख़राब है, जितना कंपनी कहती है उतना भी नहीं है। तो आप वापस जाएंगे कंपनी के पास, सेलर के पास से कहेंगे कि भाई साहब ये क्या दिया है। तो उसके बाद अब आप फिर क्या कहेंगे कि ये कैंसिल कर दो, ये रखो लैपटॉप, पैसा लौटाओ, या आप उससे कहेंगे कि इसकी बैटरी बदल के दो, इसकी बैटरी बदल के दो, बहुत ज़्यादा है तो रिप्लेस करके दो, लेकिन आप कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, दूसरी जगह पे जब आपने एक लैपटॉप खरीदा और उसने आपका बताया हुआ लैपटॉप ही नहीं दिया, तो क्या आप उसको वापस दे करके कह सकते हैं पैसा लौटाओ? यस, क्योंकि उसने तो आपका मेन कंडीशन ही पूरा नहीं किया। आप गए थे कुछ और खरीदने, उसने आपको दे ही कुछ और दिया। आपकी ये मेन कंडीशन थी कि आपको आइडिया पैड स्लिम 3 लैपटॉप चाहिए 14 इंच स्क्रीन वाला। तो दैट इज एन एसेंशियल कंडीशन। कंडीशन हो या वारंटी हो, ये एक स्टिपुलेशन होती है। स्टिपुलेशन का मतलब जो साथ साथ में लिखा हुआ हो, ये एक स्टिपुलेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की। कंडीशन एक एसेंशियल कंडीशन है या एक एसेंशियल स्टिपुलेशन है जिसके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता। जब तक वो आइडिया पैड ना हो नहीं चलेगा, जब तक वो स्लिम 3 ना हो नहीं चलेगा, जब तक उसमें 14 इंच की स्क्रीन ना हो नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल उसके अंदर में कोई हल्की फुल्की दिक्कत है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है और कोई छोटी मोटी दिक्कत है, तो इन दैट केस हो सकता है कि आपको वो कंपेंसेशन दे, अगर उसमें कोई छोटी मोटी खराबी है तो या उसको ठीक करके दे, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैंसिल नहीं होता है। बोलो यस और नो? तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंडीशन और एक होता है वारंटी। एक होता है कंडीशन और एक होता है वारंटी। कंडीशन एक एसेंशियल स्टिपुलेशन है, इट इज अ स्टिपुलेशन। कंडीशन अंडर सेक्शन 12 is a stipulation essential to the main purpose of contract, the breach of which gives rise to treat the contract as, gives rise nahi, right to treat the contract as repudiated. A condition is a stipulation essential to the main purpose of contract, the breach of which gives right to treat the contract as repudiated. अगर इसको ब्रीच किया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज repudiated. वारंटी, a condition which is collateral to the main purpose of contract which gives the right to claim damages. You can claim damages, you cannot cancel the contract but you can claim damages, which gives the right to claim damages but not to reject the goods or repudiate the contract. A stipulation which is collateral to the main purpose, which is collateral to the main purpose. ठीक है, आप गए थे, आपने उससे कहा था साहब एक्सेसरीज के अंदर में, जैसे लैपटॉप खरीद रहे थे, उन्होंने कहा एक्सेसरीज में मेरे को एक माउस भी दीजिएगा
मेरे को एक कीबोर्ड भी दीजिएगा, सब फ्री का देंगे ना, उसका तो पैसा नहीं ना लेंगे, जैसे सब्जी के साथ वो धनिया और मिर्ची लिया जाता है, वैसे ही लैपटॉप के साथ में माउस कीबोर्ड वगैरह कभी कदार डीलर से ले लिया जाता है, तो ये सब दीजिएगा। अब उसने नहीं दिया तो आप बाद में जाके उससे कहेंगे ना कि ये सब दे दो, मेरे को चाहिए था, लेकिन उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रेप्यूडिएट या कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर मेन कंडीशन ही पूरा ना करे तो यू कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो यू हैव द राइट टू क्लेम क्या, बट नॉट द राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट द गुड्स या रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? तो दो चीजें हैं, एक है कंडीशन, एक कंडीशन, condition is a stipulation essential to the main purpose of contract, the breach of which gives the right to treat the contract as repudiated. Warranty is collateral to the main purpose of contract, the breach of it gives the right to claim damages but not the right to reject the goods. ठीक है, वापस से, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पहला पॉइंट। दूसरा, द ब्रीच ऑफ इट गिव्स राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट या रिजेक्ट द गुड्स। वारंटी, इट इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका ब्रीच किया तो you do not have the right to, you can claim damages only, the breach of which gives the right to claim damages and not the right to reject the goods या repudiate the contract. clear है ये बात? repudiate का मतलब होता है कैंसिल कर देना। देखो इसकी मीनिंग, और ये एफर्ट नहीं है, इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ ब्रीच। हाँ, तो इट गिव्स द राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि यहां पे इट गिव्स द राइट टू क्लेम डैमेजेस ओनली। और ये तीसरा पॉइंट है, इसको हम स्कोप करके भी लिख सकते हैं। ब्रीच ऑफ कंडीशन विल गिव राइज टू ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर कंडीशन ब्रीच हो गई तो वारंटी तो खत्म ही हो गई, लेकिन वारंटी ब्रीच हुई तो कंडीशन ब्रीच नहीं मानेंगे। कंडीशन खत्म, वारंटी ब्रीच, यानी कंडीशन ब्रीच तो वारंटी भी ब्रीच, वारंटी ब्रीच तो इसका मतलब कंडीशन ब्रीच नहीं है। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। breach of condition can be treated breach of warranty, but breach of warranty can't be treated as breach of condition. कब हम breach of condition को breach of warranty मान सकते हैं? Where in a contract of sale the buyer waives off a condition or treats the breach of condition as breach of अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर में बायर वेव ऑफ कर दे कंडीशन को या फिर ट्रीट करे ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ, देखो अब ये क्या बता रहे हैं, कब कब आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं। हाँ ठीक है, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, यानी हुआ तो कंडीशन ब्रीच तो आज तक सेल खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हम सेल खत्म नहीं कर रहे हैं, हम कंडीशन को क्या मान रहे हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी। अब मयंक उसी एग्जांपल से वापस से रिलेट करते हैं। आपने क्या मांगा था, आइडिया स्लिम 3 लैपटॉप विथ 14 इंच स्क्रीन, उसने आपको कोई लोअर कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप दे दिया। अच्छा, वो उसकी मार्केट की वैल्यू थी 32,000 और जो आप खरीदने गए थे उसकी वैल्यू थी 40,000, उसने आपको 32 वाला दे दिया। आपने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई तुमसे, मानते हो इस बात? कहा हाँ हाँ गलती हो गई मैं हमसे, कोई बात नहीं, मेरा काम इससे भी चल रहा है, आप 8,000 रुपये मेरे को बस दे दो। ये क्या है? या तुमने क्योंकि गलत किया तो मेरे को 10,000 रुपये दो, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको वेव ऑफ कर दिया। आपके पास एक अधिकार था, आप चाहते तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते थे, आपने उसको क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया।
तो व्हेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द बायर वेव्स ऑफ अ कंडीशन, आपने कंडीशन को वो कर दिया, कोई बात नहीं, कंडीशन रखा था हमने लेकिन कोई बात नहीं, और ट्रीट्स द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। या तो आपने कंडीशन वेव ऑफ कर दिया, आप गए थे एक ब्लू पेन खरीदने, आपने उससे कहा कि भाई साहब मेरे को ब्लू पेन ही देना, उसने ब्लैक थमा दिया, तो आपने लेकिन कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो आपने खुद उसको वेव ऑफ कर दिया। या तो फिर आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ले लो एज ब्रीच ऑफ वारंटी, तो फिर क्या क्लेम कर लो, डैमेजेस। ठीक, ये दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तब हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मान लेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी। दूसरा, when a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of condition is treated as breach of warranty। जैसे आप समझो, मयंक आपने उसमें कुछ कस्टमाइज करवाया लैपटॉप में, कुछ कस्टमाइज लिया है उसके अंदर में आपने, नहीं, और कोई एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का, एक नया प्रोडक्ट लेते हैं, थोड़ा और इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं। आप लोग क्या बाजार नहीं निकलते, सर ब्रेड खरीद के आए हैं सुबह सुबह, क्या ही बताएं। ड्रेस, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसे ही ड्रेस खरीदा, और उस केस में आपने ड्रेस के साथ में कुछ ऐसा एक्सेसरी ऐसा कुछ लगता है, क्या लगता है, बेल्ट लगती है, चलिए ठीक है, हमको नहीं पता था ड्रेस के अंदर में इनबिल्ट बेल्ट होती है, बट से फॉर एग्जाम्पल ड्रेस के साथ एक इनबिल्ट बेल्ट भी होती है, होता है, मानते हैं। तो ड्रेस था और बेल्ट का अलग से चार्जेस लगता होगा, इंक्लूड है तो उसमें पैसा तो जुड़ा हुआ है ना दीदी, हाँ वो देते हैं ना, वो बेल्ट वाली ड्रेस ज़्यादा महंगी बिकती होगी, हाँ, तो बेल्ट का पैसा उसके अंदर में जुड़ा हुआ है। अब ठीक, अब से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ड्रेस कहा, देखिए सर ड्रेस है 2000 रुपये की, ठीक है, उसके अंदर में बेल्ट का पैसा इंक्लूडेड है 200 रुपये। हमने पूछा मैडम ये बेल्ट लेदर की है, उनका हाँ बेल्ट लेदर की है, हाँ अरे ठीक है, मान लीजिए मैडम ड्रेस है और ड्रेस के साथ में बेल्ट है और एक एक्सेसरी के टाइप पे है। हमने कहा मैडम बेल्ट लेदर की है, उनका अरे भैया दीदी आप लोगों के एग्जाम्पल में हमारा कॉन्सेप्ट चला जाएगा, इसको हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए। अरे मैडम सुनो मेरी बात, ठीक, डन। सूट के साथ टाई, हमने पूछा कि सर टाई बढ़िया एकदम अच्छी क्वालिटी की है, टाई मेरे को ब्लैकबेरी की ही चाहिए, उसने कहा ब्लैकबेरी का सूट है। हमने पूछा टाई भी ब्लैकबेरी की है या नहीं है, उसने कहा हाँ टाई भी ब्लैकबेरी की है। तो वो पूरा सूट का सेट मैंने लिया, से फॉर एग्जांपल उसका प्राइस था 15,000, ठीक है। अब हम घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो टाई जो थी वो ब्लैकबेरी की नहीं थी, वो ब्लैक चेरी की थी। अब हम क्या करें, हमको सूट तो अच्छा लग रहा था, टाई नहीं समझ में आई। अब पूरा तो वापस कर नहीं सकते, हम तो ये कह नहीं सकते कि ब्लैकबेरी का सूट रखेंगे, ब्लैक चेरी की टाई तुम रख लो, लेकिन उसने गलत तो किया है ना। तो आई हैव टेकन अ गुड विच इज नॉट सेवरेबल, आई हैव टेकन अ गुड विच इज नॉट, एंड इफ यू आर एक्सेप्टिंग अ गुड one of whose parts is not severable and you have accepted the entire good, then the breach of condition may be treated as a breach of warranty। देखो एक में breach of condition हुआ था, बट हम पूरा वो पैकेज एक्सेप्ट कर रहे थे तो मेरे को पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना पड़ा। तो जिसमें breach of condition हुआ तो उसको हम क्या मान सकते हैं, breach of warranty। हम शॉपकीपर से ये नहीं कह सकते कि तुम पूरा का पूरा वापस लो, लेकिन क्योंकि उसने टाई में धोखा किया है, मेरे को गलत दिया है, तो he is liable to pay me some compensation, yes or no? भाई कुछ तो गलत दिया है उसने, तो he will pay me some compensation। तो when a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or a part thereof, the breach of condition is treated as a breach of, ठीक है, क्लियर है। तो when the contract of sale is not severable का मतलब दो गुड्स हैं और दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, एंड बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयरऑफ, एक हिस्सा लिया तो दूसरा भी लेना पड़ेगा, तो द ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक,
क्लियर है बात? चलो सर, ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, कंडीशन और वारंटी? देखो, जब आप कुछ खरीदते हो तो उसके साथ कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि फॉलो होती हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें आपके क्या क्या अधिकार हैं, है कि नहीं? जब हमें उन अधिकारों के बारे में मालूम होगा, जब उसके बेसिक कंडीशंस के बारे में मालूम होगा, तब तो हम कह पाएंगे कि हाँ, ये मेरा एक बेसिक राइट था। हम कंज्यूमर राइट्स की बात नहीं कर रहे। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर आर सम इम्प्लाइड कंडीशंस। इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब क्या होता है, ये समझो। जैसे मान लीजिए हमने एक सूट खरीदा और हमने सामने वाले से कह दिया था कि मुझे ये सूट कस्टमाइज्ड वे में चाहिए, ये मेरी फिटिंग के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। मैंने उसके सामने एक शर्त रख दी। ये शर्त प्रिज्यूम्ड होती है जब भी कोई भी सूट खरीदता है, या फिर ये शर्त के लिए अलग से आपको बोलना पड़ता है? बोलना पड़ता है। हम एक ड्रेस खरीद रहे थे 1 महीने पहले, और आमतौर पे मेरी आदत है कि हम जब भी कुछ ऐसा खरीदते हैं, कोई अगर मान लो कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हैं तो किसी और के लिए अगर से फॉर एग्जांपल खरीद रहे हैं खास करके, तो पूछते हैं भाई साहब अगर ये पसंद नहीं आया तो हम इसको 1 दिन या 2 दिन के अंदर रिटर्न कर देंगे, तो ये रिटर्नेबल है ना, तब तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। तो वो कहता है हाँ साहब रिटर्न हो जाएगा अगर आप 1-2 दिन के अंदर बिना यूज़ किए इसको ले आते हैं तो वो कंडीशन थी मेरी खरीदते वक्त, है कि नहीं? बट ये इम्प्लाइड कंडीशन थी, या हमने एक्सप्रेसली इस चीज़ के लिए कहा? एक्सप्रेसली कहा कि हाँ ऐसी ऐसी कंडीशन है, ऐसी ऐसी शर्त है, तब तो हम इसको ले रहे हैं, नहीं तो नहीं ले रहे। दिस वॉज एक्सप्रेस्ड, बट वेदर आई एक्सप्रेस ऑफ इट और नॉट, देर आर सम इम्प्लाइड कंडीशंस। हम कहें या ना कहें, कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होती हैं। क्या होती हैं वो इम्प्लाइड कंडीशंस? जैसे हम अगर एक गुड खरीद रहे हैं, हम मान लो तुमसे अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, तो हम ये मानेंगे ना कि तुम उसके मालिक हो, कि पता चला तुम ही उसके मालिक नहीं हो तो बेच कैसे रहे हो? आई एम अज्यूमिंग इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो आप उसके ओनर हो, या आपके पास उसको बेचने का अधिकार है, तब तो आप उसको बेच रहे हो, नहीं तो नहीं। यस और नो? अगर आप किसी भी गुड को बेच रहे हो तो हम ये मान करके चलेंगे कि आपने जैसा मेरे को सैंपल दिखाया था आप वैसा ही गुड बेच रहे हो। अगर सैंपल कुछ और दिखाया तो और बेच कुछ और रहे हो तो क्या वो चलेगा? नहीं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने सैंपल दिखाया, उसके अंदर में कपड़े की बहुत अच्छी क्वालिटी दिखाई, और आपने जो गुड डिलीवर किया वो काफ़ी ख़राब डिलीवर कर दिया, तो आपका कंडीशन ब्रीच हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अगर आपने कहा था, जैसे मयंक आपके साथ, आपको कहा गया कि आपको 14 इंच का लैपटॉप दिया जाएगा विद एन i5 प्रोसेसर, ठीक है, लेकिन आपको जब लैपटॉप दिया गया इट हैड एन i3 प्रोसेसर। i5 ज़्यादा फास्ट होता है, i3 थोड़ा स्लो होता है। तो ये बताइए, आपको जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया था क्या वैसा सामान बेचा गया? नहीं। आप ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि नहीं चलेंगे कि जैसा बोला गया भाई वैसा तो बेचेगा अगला? ये मान करके चलेंगे। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या है कि सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में अगर हमने सैंपल भी दिखाया तो डिस्क्रिप्शन भी दिया, लेकिन उसके हिसाब से गुड नहीं बेचा, तो अगेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब जैसे इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, मान लीजिए हमने आपको कुछ सैंपल दिखाया, हमने आपको एक सैंपल दिखाया किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। मान लीजिए हम आपको डोर्स बेचते थे और हमने आपको डोर्स का सैंपल दिखाया, देखिए ये हमारी क्वालिटी है, ये हम आपको दरवाजे बेचेंगे। आपका कोई बिल्डिंग बन रहा था, हमने कहा ये हम आपको दरवाजे बेचेंगे, और जो हमने आपको डिस्प्ले किया वो बहुत अच्छा डिस्प्ले किया, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बट जब हम आपके यहाँ पे इंस्टॉल करने गए तो वो दरवाजे थोड़े ख़राब क्वालिटी के थे। क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं आपने सैंपल जो दिखाया उससे आपका प्रोडक्ट मैच नहीं करता है। तो देयर इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन ना, देयर इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन कि आपने जैसा सैंपल दिखाया वैसा गुड्स हो, जैसा डिस्क्रिप्शन दिया वैसा गुड्स हो, आप उस गुड्स के मालिक थे। मर्चेंटेबल क्वालिटी का हो, कैसा हो? मर्चेंटेबल क्वालिटी का हो, मर्चेंटेबल क्वालिटी का हो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ही ने एक कपड़ा बेचा है, एक कोई ड्रेस बेची है, लेकिन बाद में पता चले कि वो ड्रेस जगह जगह से कटी हुई है, या उसके अंदर में से फॉर एग्जाम्पल
कई जगहों पे उसके रेशे निकले हुए हैं, तो इज इट ऑफ अ मर्चेंटेबल क्वालिटी? क्या वो बेचने योग्य है या बेचने लायक है? नहीं। क्या कोई भी आम आदमी उसको खरीदता? नहीं खरीदता। अगर आपको पता चले कि आपने जो लैपटॉप खरीदा है उस लैपटॉप की बैटरी बैकअप 2, 4, 5 घंटा छोड़ो, वो आधी घंटा भी नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चलाने लायक की स्थिति में भी नहीं है, या वो कई जगहों से टूटा हुआ है, तो क्या वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का है? नहीं। मर्चेंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जैसा कि आम तौर पे उसको एक्सपेक्ट किया जाता है, मर्चेंटेबिलिटी। फिर इसके बाद कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अच्छा, मर्चेंटेबिलिटी में एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने मिक्सर लिया। अब आमतौर पे अगर आप एक मिक्सर ग्राइंडर खरीद रहे हैं तो आप ये मान करके चलेंगे उसमें आप मसाले पीस सकते हैं। अब आपने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया और आपको बाद में मालूम चला कि नहीं, इसमें तो सिर्फ मुलायम सब्जियां ही पिसा सकती हैं, कोई मसाला तो पीस ही नहीं सकते, तो बताइए क्या वो मर्चेंटेबल भी रह गया? तो उसका नाम मिक्सर ग्राइंडर क्या ही रह गया? नहीं रह गया ना। अगर आपने एक फायर प्रूफ जैकेट खरीदा और बाद में उसके अंदर में अगर आग पकड़ ही लेती है तो कहाँ से वो फायर प्रूफ रह गया? तो दैट इज नॉट मर्चेंटेबल। एंड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, अ गुड शुड बी ऑफ अ रीजनेबल फिटनेस। रीजनेबल फिटनेस, ठीक ठाक होना चाहिए। मर्चेंटेबिलिटी और रीजनेबल फिटनेस में कोई खास फर्क नहीं। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब भी यही था कि जैसा ऑर्डिनरली उसको एक्सपेक्ट किया जाता है वैसा गुड होना चाहिए। एंड कंडीशन इज टू क्वालिटी और फिटनेस का भी मतलब एक नॉर्मल क्वालिटी या फिटनेस जो कि प्रिज्यूम किया जाता है वैसा वो होना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हॉट वाटर बॉटल खरीद रहे हैं तो यू विल प्रिज्यूम कि उसमें गर्म पानी रखा जा सकता है। अगर आप कोई भी और अपैरेटस का नाम, जैसे अगर आप एक घड़ी खरीद रहे हैं आप प्रिज्यूम करेंगे कि वो सही समय दिखाएगा आपको, ठीक है, ये नहीं कि वो हर समय डिले हो जाता है और आप ही को उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही करके अगर से फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल खरीदा, यू विल प्रिज्यूम कि वो ऐसा नहीं है कि जब देखो तब फट जाएगा चार्ज लगाने पे। अगर आपने से फॉर एग्जाम्पल और किसी महंगे अपैरेटस का नाम लेना, या कैमरा, अगर आपने एक कैमरा खरीदा है तो आप प्रिज्यूम करेंगे कि उसके अंदर में ठीक ठाक पिक्चर्स आ जाएंगे, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एंड द रेंज विच यू हैव गॉन अपॉन। सो ये एक रीजनेबल क्वालिटी ऑफ फिटनेस की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है केविएट एम्पिटर की। किस चीज की? केविएट एम्पिटर मतलब लेट द बायर बिवेयर। सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको बताएगा कैमरा में कितना जूम है, बायर की जिम्मेदारी है कि वो चेक कर ले। सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बताए कि ये घड़ी वाटरप्रूफ नहीं है, बायर की जिम्मेदारी है कि वो हर एक चीज पढ़ करके समझ ले। सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बताए कि देखिए कपड़ा मजबूत नहीं है, बायर की जिम्मेदारी है कि वो समझ ले। सेलर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बताए कि देखिए इस मिक्सी में टफ चीजें नहीं पिसा सकती, बायर की जिम्मेदारी है कि वो उसमें पढ़ ले या फिर देख ले या समझ जाए। यानी ये तो सर कॉन्ट्रास्टिंग बात हो गई। हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग बात हो गई, दोनों बातें कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अभी तो हम बस आपको एक ब्रीफ बता रहे हैं कि देखो इस प्रकार से इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? अब हम लोग एक करके इम्प्लाइड कंडीशंस थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाए। इसी तरीके से 5, 6, 7 कंडीशंस हैं और फिर उसके बाद क्या है? इम्प्लाइड वारंटीज। तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग? इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड वारंटी। अच्छा, इम्प्लाइड नहीं है तो और क्या हो सकता है? एक्सप्रेस कंडीशंस, एक्सप्रेस वारंटी। एक्सप्रेस कंडीशंस, एक्सप्रेस वारंटी। लेकिन एक्सप्रेस तो अलग है, जो अलग से कहा गया। अच्छा, एक्सप्रेस क्यों नहीं पढ़ा रहा ये बताओ, कोई ये बता देगा तो हम मान जाएंगे। एक्सप्रेस कंडीशंस वाला टॉपिक यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन, या कौन कौन से एक्सप्रेस कंडीशन हो सकते हैं? ठीक है, मतलब हाँ, मतलब वो तो कोई भी कुछ भी बना सकता है ना, वो तो कोई भी कुछ भी बना सकता है। नहीं 1 घंटे में डिलीवर कर दिया तब तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। वो तो कोई भी कुछ भी बना सकता है। हाउ कैन इट बी मेंशन्ड?
तो इसीलिए हमको केवल किसकी लिस्ट बताई गई है? इम्प्लाइड कंडीशंस की, इम्प्लाइड वारंटीज की, एक्सप्रेस वाली की नहीं। समझ गए? पहला इम्प्लाइड कंडीशन बताओ कौन सा है? कंडीशन एज टू देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन रिलेटिंग टू द टाइटल बाय सेलर। अगर सेल है तो बताइए क्या होना चाहिए? सेल में क्या होना चाहिए? पढ़ो। द सेलर, इट मस्ट बी इट्स he must be its bona fide टाइटल या ओनर। इसको ऐसे करके लिख सकते थे, he must have its bona fide टाइटल या ओनरशिप, have its bona fide टाइटल या ओनरशिप। इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल में आज तो बेचे नहीं है, बाद में बेचेंगे, तो अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो he must have the right to sell goods at the time when the property is to pass। अग्रीमेंट टू सेल में आज नहीं बेच रहे हैं, बाद में बेचेंगे, तो जब बेच रहे हैं उस समय ओनरशिप होनी चाहिए। सेल में आज होनी चाहिए और अग्रीमेंट टू सेल में जब बेचेंगे तब होनी चाहिए। सेल बाय सैंपल, इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल क्या लिखा है? ये पढ़ो, क्या लिखा है? पढ़ो। The bulk must correspond to the sample in quality। The bulk, जो बल्क है, जो आपने जैसे 100 बेचा, 2 दिखाया, तो जो 2 दिखाए थे वो 100 से मैच करना चाहिए या 100 उस 2 से मैच करना चाहिए। The bulk must correspond to the sample in quality and the buyer should have the reasonable opportunity of comparing the bulk with the, आप चेक करने का मौका तो दोगे ना, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल बाय, इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन इट इज प्रिज्यूम्ड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन बाय सेलर। इट इज टू बी डिटरमाइंड वेदर द बायर हैज परचेज्ड द गुड्स बाय रिलाइंग ऑन द डिस्क्रिप्शन मेड बाय द सेलर। इफ द बायर हैज परचेज्ड द गुड्स not by relying on the description by seller, then the contract can be repudiated even if the goods do not match with the description। जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा और हम आपको लैपटॉप की फीचर्स बता रहे थे, देखिए इसमें ये भी है, वो भी है, ये आपका आइडिया पैड, स्लिम आइडिया पैड 3 और 14 इंच की स्क्रीन वाला लैपटॉप है, और आपको पता है इस लैपटॉप के साथ में आपको बैग भी मिलेगा, आपको कीबोर्ड एक्सेसरीज भी मिलेगा, इस लैपटॉप के अंदर में कर्व्ड स्क्रीन है, और साथ ही साथ इस लैपटॉप के अंदर में कीबोर्ड पे लाइट भी जलती है, बैकलाइट कीबोर्ड है। जब ये घर जाते हैं कीबोर्ड पे लाइट जलाने की कोशिश करते हैं, नहीं जलता है, तो ये बाद में आकर के क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं? कह सकते हैं अरे कि आपने तो कहा था कीबोर्ड में लाइट जलेगी, लाइट तो जल नहीं रही, बताओ कैंसिल कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उस बात पे रिलाई करके आपने वो नहीं खरीदा था, उस बात पे रिलाई करके आपने वो नहीं खरीदा था। अगर आप उस बात पे रिलाई करके खरीदते तो फिर आप उसको रेपुडिएट कर सकते थे। हाँ जी, तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन, इसमें देखो हमने क्या कहा कि आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया हम उसको टैली करेंगे कि इसी डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाई करके गुड्स खरीदे गए थे कि नहीं। अगर उन डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाई नहीं किया गया था या उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाई करके गुड्स नहीं खरीदे गए, तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते। तो अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेपुडिएटेड ओनली इफ द गुड्स वर परचेज रिलाइंग ऑन दैट डिस्क्रिप्शन। क्या तुमने इसलिए उस लैपटॉप को खरीदा था कि क्योंकि वो बैकलिट है? नहीं। तो फिर उस आधार पे या उस बेसिस पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं। अगर उसी बेसिस पे तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया होता, उसके उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, तब आप उस बेसिस पे उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इसे ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, समझ गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। सेल बाय सैंपल एज वेल एज, तो दोनों से टैली करना चाहिए, सैंपल से भी और डिस्क्रिप्शन से भी। कंडीशन एज टू
merchantability. When goods are purchased by description from a seller who deals in goods of that description, there is an implied condition that it should be of a merchantable quality. यानी अगर से फॉर एग्जाम्पल आप किसी से फ्रिज लेते हैं जो कि आमतौर पे फ्रिज बेचता है, तो फिर ये अज्यूम करेंगे ना कि उसने सही फ्रिज बेचा होगा, ऐसा फ्रिज जो कि ठंडा करेगा। अगर वो ठंडक ही नहीं कर रहा है तो फिर वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं है। ठीक, अगला है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अब देखो कितना ठंडा करेगा, कैसा करेगा, इस चीज को लेकर के आमतौर पे कोई कंडीशन नहीं होती। देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन। पढ़ो, ऑर्डिनरली देयर इज no implied condition as to quality or fitness of the goods for any particular purpose. However, there is a condition of reasonable fitness if, फिर भी ये कंडीशन कब अप्लाई करेगी समझना, ये कंडीशन तब अप्लाई करेगी अगर बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया, बायर हैज रिलाइड अपॉन द स्किल ऑफ द सेलर and the seller has been ordinarily dealing in those goods. बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया और बायर ने रिलाई किया अपॉन सेलर टू सेलेक्ट द बेस्ट गुड्स एंड द सेलर हैज बीन ऑर्डिनरली डीलिंग इन दोज गुड्स। जैसे से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपना पर्पस बता दिया, ठीक है, अपना पर्पस बता दिया। जैसे मान लीजिए हमने एक बाइक खरीदी और हमने अपना पर्पस बता दिया कि देखिए ये बाइक हमको काफ़ी ढलान पे चढ़ानी पड़ती है, तो ये ऐसे ढलान अगर रहेगी तो उस पर चढ़ जाएगी ना बाइक, दिक्कत तो नहीं होगी ना, ऊपर नीचे हिली एरियाज़ में ले जाने में दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो उसने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम खरीद सकते हैं ना, इसी पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। बाइक बेचने वाले ने कहा हाँ साहब खरीदी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में हमने देखा कि वो बाइक स्लोपी एरियाज पे ऊपर नहीं चढ़ पा रही है, तो इस केस में ये कंडीशन अप्लाई करेगा। द बायर हैज मेड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ परचेज। मैंने आपको बता दिया था कि मुझे किस काम के लिए चाहिए। क्या वो आमतौर पे बाइक्स ही बेचता था? हाँ। और क्या हम उसकी स्किल के ऊपर रिलाई किए थे टू सेलेक्ट द बेस्ट गुड्स? हाँ। तो फिर इस केस में ये कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस अप्लाई करेगा। हम अगर खुद से जाकर के कोई गुड चूज कर लेते तो वो अप्लाई नहीं करता, लेकिन अगर हम गए, हमने अपना पर्पस बताया, चीजें बताई और उसके कहे के अनुसार फिर हमने एक चूज किया, या उसने फिर कहा कि हाँ ये चीजें इस पर्पस के लिए चल जाएंगी, तब फिर ये कंडीशन अप्लाई करेगी। इसको समझने के लिए एक मजेदार केस स्टडी आपको बताते हैं। अच्छा पहले एक छोटा सा और एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। कंडीशन एज टू होलसमनेस, यानी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खास करके ईटेबल्स। तो अगर आप कोई भी ईटेबल सामान ले रहे हैं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस बात की भी एक कंडीशन होती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कंडीशन एज टू होलसमनेस। अभी जस्ट मैंने जो आपको कंडीशन पढ़ाया वो कौन सा था बताओ? कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस होता है या नहीं होता है? ऑर्डिनरली नहीं होता है, लेकिन कब होगा? कब होगा? जब पर्पस ऑफ परचेज बता दिया गया और सेलर उस चीज में ऑर्डिनरली डील करता है और बायर हैज रिलाइड अपॉन द स्किल ऑफ द सेलर टू सेलेक्ट द बेस्ट गुड्स। केस स्टडी एक देखिएगा, पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। अब देखो इसमें क्या होता है। प्रीस्ट एक साइंटिस्ट टाइप आदमी होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जा करके एक हॉट वाटर बॉटल खरीदता है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा दुष्ट आदमी है, इसके बारे में समझना, ठीक है। बस नाम से प्रीस्ट है, ये वो वाला प्रीस्ट नहीं है, संत महात्मा वाला वो सब प्रीस्ट नहीं, बस नाम से प्रीस्ट। तो प्रीस्ट परचेज्ड अ हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम हुम? लास्ट। और लास्ट कौन रहता है? केमिस्ट। प्रीस्ट जो है वो लास्ट से पूछता है, भाई साहब ये जो वाटर बॉटल खरीद रहे हैं, ये जो वाटर बॉटल खरीद रहे हैं, प्रीस्ट पूछता है लास्ट से, ये जो वाटर बॉटल खरीद रहे हैं इसमें गर्म पानी रखा जाएगा ना? एक गर्म पानी रखने वाली बोतल देना। और लास्ट ये कहता है कि हाँ इसमें गर्म पानी आप रख सकते हैं, ये हॉट वाटर बॉटल है। अब प्रीस्ट उस हॉट वाटर बॉटल को घर ले जाता है
और उसको अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि जाओ उसमें गर्म पानी भर के ले आओ। और उसकी पत्नी उसमें गर्म पानी भरती है और गर्म पानी उसमें से फट जाता है, उससे वो बॉटल फट जाती है और उसकी पत्नी को चोट लग जाती है। तो ये बताइए अब प्रीस्ट लास्ट के ऊपर केस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्योंकि पता है लास्ट क्या कह रहा है? लास्ट कह रहा है केवियर टेम्परेचर, लेट द बायर बिवेयर। तुमको दूर से चेक करवा लेना चाहिए था पहले कि ये हॉट वाटर बोतल सही है कि नहीं, खुद देख लेना चाहिए था, सारी चीजें समझ लेनी चाहिए थी, हमारी गलती नहीं है। और प्रीस्ट क्या कहेगा? यू आर ऑर्डिनरी, आई मेड यू नो द पर्पस ऑफ परचेज। मैंने पर्पस ऑफ परचेज बता दिया था, आप ऑर्डिनरली इस चीज में डील करते हैं। एंड आई रिलाइड अपॉन योर जजमेंट टू परचेज द गुड्स। तो इन दिस केस क्या कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या अप्लाई नहीं करेगा? केवियर टेम्परेचर अप्लाई क्या अप्लाई करेगा? कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जो कि आम तौर पे नहीं करता है लेकिन यहां पे करेगा। ठीक है। अब आपने जैसे से फॉर एग्जांपल मैडम आप ही ने अपने शॉप से एक ड्रेस सेल किया, आपने उसको दिखा दिया। अब वो जो है घर ले गए ड्रेस, और घर ले जाने के बाद उसके बाद वापस आए, अगले दिन आकर के कह रहे अरे देखिए ना, ये ड्रेस का मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा है, अरे देखिए यहाँ से ये जरी का काम है, ये ऐसे करके निकल रहा है। तो क्या वापस ले लेंगे सामान? नहीं, आप कहेंगे ना हमने आपको ड्रेस दिखाया था, आपने ड्रेस देखा था, आपने खुद से परचेज करके इसको ले गए। अब आप बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि इसका ऐसा क्वालिटी नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। केवियर टेम्परेचर आपको खुद देख लेना चाहिए था। ठीक है, यस और नो? लेकिन अगर वो आपसे सामने से कहे कि भाई मेरे को कॉटन का ही चाहिए, कॉटन का ही चाहिए, एक कॉटन ड्रेस आप मेरे को निकाल करके दे दीजिए जिसमें एटलीस्ट 80% कॉटन हो या 90% कॉटन हो, सो दैट आई कैन वेयर इट एट द टाइम ऑफ समर्स। तो इस केस में आपको बता दिया गया। अब अगर आपने उनको एक ऐसा ड्रेस दे दिया जिसमें केवल 40% कॉटन था, दैट वाज नॉट प्योर कॉटन, तो इन दैट केस अब आपको वो रिटर्न लेना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक प्रैक्टिकल सा केस हो गया। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? ये प्रीस्ट वर्सेस लास्ट वाला केस समझ में आया? तो ये 7 क्या थे कंडीशंस? कौन से कंडीशन? कंडीशन एज टू टाइटल, फिर सेल बाय सैंपल, फिर सेल बाय, फिर अगला सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, फिर कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, फिर पूरा आज ही पढ़ लोगे तुम लोग क्या? आज दूसरी क्लास थी इसकी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर को और बहुत कुछ पढ़ना है अभी इसमें। जिन भी लोगों ने पिछली क्लास मिस कर दिया था, आप लोग फर्स्ट क्लास कवर अप करिएगा सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। कौन सी क्लास? फर्स्ट क्लास ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर अप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास कवर अप करना फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, so that from the next class onwards you will be on track. Tomorrow students, apart from the class of BCK, we have a mandatory test. 30 marks, easy pattern होगा। नहीं, हाँ, उसके अंदर में सब्जेक्टिव भी रहेंगे, यानी केस स्टडी बेस्ड भी रहेंगे और नॉर्मल क्वेश्चन आंसर बेस्ड भी रहेंगे। बढ़िया। पासिंग मार्क्स 40% फॉर ईच क्वेश्चन, 50% ओवरऑल। हाँ, खैर एनीवेज, ये जो टेस्ट के मार्क्स रहते हैं ये हाईली सीक्रेटिव रखे जाते हैं। ठीक है, एक ताला बंद बक्से के अंदर करके इसको बंद कर दिया जाता है और कभी इसको वापस से रीओपन नहीं किया जाता है, सिवाय कि इसके कि आपके साथ एक डिस्कशन होगी जिसके अंदर में आपको पता चलेगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस रही है
या आपने कितना हद तक इम्प्रूव किया है, कि कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। ठीक है, सीए का एग्ज़ाम एक जंग की तरह होता है, और इस जंग में अचानक से जा करके तलवार नहीं पकड़ी जाती है या तीर भाला नहीं उठाया जाता है कि अब जरा चला करके देखें कैसा है। यहाँ पे पहले से आपको तैयारी के साथ जाना होता है, प्रैक्टिस के साथ जाना होता है कि हाँ हम कैसा कर रहे हैं, तो बाद में हमको ऐसा कुछ न फेस करना पड़े। उसके लिए आप यहाँ पे हर बार प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि बाय द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपके लिए सब एकदम आसान रहेगा कि हाँ ठीक है मेरे को आता है। ये तो वही चीज़ है जो कि हम हर हफ्ते ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, just as that. Thank you everybody. We'll meet in the next class. Those students will be appearing or those who are online, we do not have an option this time for appearing this particular test online. You will have to appear it offline only. If you are appearing it online, you can evaluate it by yourself, but if you will be coming offline, then your copy will be checked. Thank you everybody. Bye bye.